गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी को प्रत्येक मेरे ऐसे दोस्तों को नमस्कार जो लगातार मेरे साथ जुड़े रहते हैं। लेट्स क्रैक अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। क्रैक यूपीएससी सीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं आप सभी के साथ आपका दोस्त मयंक द्विवेदी जुड़ गया हूं दोस्तों। आप सभी अपने क्रम में जुड़ जाइए, जहां डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस अनअकैडमी की बेहतरीन व्यवस्था है, जहाँ पे आप सभी लगातार बेहतरीन क्लासेस ले सकते हैं दोस्तों। 3 to 5 क्लासेस मेरी हमेशा शेड्यूल रहती हैं। आप सभी यहाँ पे जुड़ करके एक लंबी क्लासेस ले सकते हैं मेरे साथ, बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। मैं आप सभी के साथ ज्ञानवर्ड एकेडमी का डायरेक्टर, 9 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, हिमालयन पब्लिकेशन का एडिटर, अनअकैडमी का एजुकेटर, मेरा टेलीग्राम लिंक है अनअकैडमी _मयंक द्विवेदी। तो आप सभी दोस्तों यहाँ जुड़ जाइए। देश के जाने माने एजुकेटर आप सभी के साथ एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ जुड़े होते हैं बेहतरीन क्लास कोर्सेज के साथ, जहाँ दोस्तों यहाँ सब्सक्रिप्शन के 3 प्लान हैं। आप सभी प्लस पे आ सकते हैं, जिसकी 12 महीने की फीस 49,500 रुपये है, जहां आप देखेंगे 44,550 रुपये आपको इसकी फीस जमा करनी होती है। 10% डिस्काउंट के साथ आपको आना होता है दोस्तों। और आपको ये डिस्काउंट तभी मिलता है जब आप इस्तेमाल करते हैं मेरा प्रोमो कोड मयंक1। तो आप सभी दोस्तों इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करिए और बेहतरीन फैसिलिटी लीजिए। आइकॉनिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे मिलते हैं आपको शानदार टीचर का बैकअप, वहीं पे आप ध्यान रखिएगा। आपकी फीस है 69,500, जो 10% डिस्काउंट के साथ आप सभी की फीस हो जाती है 62,550 रुपीज़। दोस्तों आप सभी को मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करना है मयंक1, राइट। मयंक1 प्रोमो कोड इस्तेमाल करना है दोस्तों आप सभी को। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अभी जो आइकॉनिक की फीस है वो हाइक होने जा रही है दोस्तों, बढ़ने जा रही है। प्लीज़ आप सभी पहले से ही अलर्ट हो जाए। जिन दोस्तों को एडमिशन्स लेने हैं जल्दी जल्दी एडमिशन अपने एनरोल करा लें। 24 महीने की फीस दोस्तों 1,07,000 रुपये है, जहां आप देखेंगे ये फीस आपकी हो जाती है 96,300 रुपीज़। 36 महीने की जो फीस है 1,41,000 है, इसे आप दे सकते हैं 1,26,900 रुपीज़। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है, आप सभी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन अगर आप सभी को लेना है तो आप सभी इसकी फीस है 12 महीने की 27,500 रुपये। 10% डिस्काउंट के साथ आप सभी यहाँ जुड़ सकते हैं दोस्तों, जिसकी फीस हो जाएगी 24,750 रुपये। आप सभी मेरे प्रोमो कोड मयंक1 पे आ सकते हैं दोस्तों। शानदार प्लेटफॉर्म है जहाँ आप सभी बेहतरीन क्लास कोर्सेज कर सकते हैं। 24 महीने की फीस मात्र 40,000 रुपये देख रहे हैं। 1,500 रुपये मंथली रेंटल पे आप सभी आ सकते हैं। 36,000 रुपये फीस पड़ेगी दोस्तों, और 36 महीने की फीस आपको 1,250 रुपये में 45,000 मात्र पड़ेगी, वो भी मेरे प्रोमो कोड मयंक1 के साथ। दोस्तों मैं आप सभी के साथ एक निश्चित समय पर पढ़ा रहा हूँ इतिहास। तो अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। ओनली 6 मंथ रिमेनिंग। यूपीएससी सीएससी क्लासेज आप सभी की स्टार्ट हो चुकी हैं, क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। 27 जून को आप सभी का पेपर है दोस्तों। फिर से नए अवसरों की तलाश के लिए यूपीएससी ने 27 तारीख को एक डेट घोषित की है दोस्तों। यहाँ बेहतरीन क्लास कोर्स आप देखें, बेहतरीन क्लास कोर्स देखें। यहाँ पे ये बैचेज स्टार्ट हो चुका है 2021 के लिए। 2021 के लिए 6 मंथ के 2 बैचेज स्टार्ट हैं दोस्तों, जहाँ आप देखेंगे प्रीलिम्स सिलेबस कवरेज है, टॉप एजुकेटर है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ है, डेडिकेटेड डाउट डिस्कशन है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है दोस्तों। आप सभी एक साथ बेहतरीन टीचर्स का ग्रुप मिल रहा है आप सभी को। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी टीम को बड़ा बना सकते हैं दोस्तों, अपने आप को सक्सेस बना सकते हैं। चलिए दोस्तों आप देखें यहाँ पे, आप सभी ये देखें कि 6 मंथ का आपका बैच है कोर्स। यहाँ पे आप देखें 1 ईयर का कोर्स है आपका, 2 ईयर का कोर्स है। साथ ही साथ आप देखेंगे 6 मंथ का आपका लक्ष्य 2021 कोर्स है। आप देखेंगे यहाँ 1 ईयर का कोर्स है, यहाँ आप देखेंगे 2 ईयर का कोर्स है दोस्तों। तो आप सभी यहाँ पे जुड़े हैं और इस कोर्स से जुड़ करके आप बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आए और अपने कोर्स को पूरा करके आप यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाएं। आइकॉनिक प्राइस हाई कमिंग सून दोस्तों। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है ना, कंटेंट योर पर्सनल कोच, मेन टेस्ट सीरीज विद एवोल्यूशंस है ना, कस्टमाइज योर स्टडी प्लान, अटेंड स्टडी बूस्टर सेशन, बी पार्ट ऑफ द हाई है ना इनिशिएटिव्स वर्कशॉप। तो दोस्तों आप देखें प्रैक्टिस आंसर राइटिंग डेली है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें है ना किया जा रहा है, जहाँ पे अनअकैडमी अब आपको आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे बेहतरीन प्रिपरेशंस के लिए आप सभी को पर्सनल अटैचमेंट दे रही है दोस्तों। आज मेरा जो टॉपिक है, आप सभी को मैं आज के टॉपिक पे ले चलता हूँ सीधे, जहाँ मेरा टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स को कैसे पास करें। और दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स में हिस्ट्री का क्या योगदान है ना, हाउ टू प्रिपेयर योर सब्जेक्ट
ठीक है। हिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, देन आई विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री एट टुडे, ठीक है। सॉरी दोस्तों, जनरल स्टडी के पेपर में आप सभी जानते हैं करंट इवेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियंस, नेशनल मूवमेंट, इंडिया द वर्ल्ड, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, climate change and general science is the most important topic of prelims examination. Comprehension, interpersonal skill, logic reasoning, है ना, decision making, problem solving, general mental ability, basic numerical system, class 10th level, data interpretations, class 10th level। दोस्तों CSAT में अगर आपका 33% मार्क्स आता है देन यू विल क्वालिफाई, तो मीन्स 80 क्वेश्चंस में आप सभी के 66 मार्क्स आने चाहिए। क्लियर भाई। और मैं आपको बता के चलता हूँ यहाँ पे कि अगर आपको फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन में से आप अगर यहाँ पे 55 प्लस क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं, 55 प्लस आपका सही हो जाता है एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, यू आर क्वालिफाइड, ठीक है, आप क्वालिफाई हो जाएंगे आराम से। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारा मुख्य डिस्कशन जो है वो है इतिहास विषय पे, है ना, कि इतिहास विषय और प्रारंभिक परीक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से आप सभी अगर देखें तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो सकती है। दोस्तों मैं आप सभी को एक बता दूं कि हिस्ट्री में जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो आप देखें एंशिएंट इंडिया है, आप देखेंगे मेडाइवल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है और आर्ट एंड कल्चर है। दोस्तों अगर इनका पार्ट देखा जाए, ईयर बाय ईयर पार्ट देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं पे, मोर देन क्वेश्चन आपके देखा जाए, है ना, तो यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है, आपकी यहीं से होते हैं। तो आप देखिए कम से कम एवरेजिन आपके 19 to 25 क्वेश्चंस तक नियर अबाउट आपके यहाँ से पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो आजकल देख रहे हैं कि एंशिएंट का पोर्शन काफ़ी अच्छा पूछा जा रहा है, मेडाइवल का पोर्शन काफ़ी अच्छा पूछा जा रहा है, साथ ही साथ मॉडर्न इंडिया और आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप दोस्तों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की, तो सबसे पहले आपको सबसे महत्वपूर्ण विषय के रूप में आपको पढ़ना होगा इतिहास, जहाँ आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इतिहास की संपूर्ण तैयारी कैसे करें। टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज पूरा कंटेंट आप सभी के साथ में। दोस्तों मैं अगर आपको दिखा दूं कि 2020 के प्रीलिम्स का लेवल क्या था, तो आप देख सकते हैं कि स्पेशली एक सब्जेक्ट से आप देखें कि हिस्ट्री से यहाँ पे 2020 में 15 प्रश्न आए, आर्ट एंड कल्चर के 4 प्रश्न आए, अगर दोस्तों हम जोड़ देते हैं तो 19 प्रश्न यहाँ से आते हैं। आप देख लीजिए, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफी है, सोशोलॉजी है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस है, ठीक है, पॉलिटी है और साइंस टेक है। तो आप दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के बाद एक आइडिया लग जाएगा कि सबसे ज़्यादा पोर्शन अगर कभी कहीं कोई कवर कर रहा है तो हिस्ट्री है, जबकि 2020 में कहा जाए तो इतिहास से काफ़ी कम प्रश्न आए, मॉडर्न इंडिया से तो बिल्कुल कम प्रश्न आए। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें कम में भी सर्वाधिक प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के बैठा है आपका इतिहास विषय, तो ऐसी स्थिति में अगर आप इतिहास विषय कमजोर कर देते हैं तो आप प्रीलिम से हो जाते हैं बाहर, क्योंकि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको इतना स्ट्रांग पोजीशन दे रहा है। तो आप सभी को थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली लेना होगा इस सब्जेक्ट को। तो दोस्तों आप सभी इसे बिल्कुल हल्का ना लें, बिल्कुल इसे कहानी न समझें, इसे आप अपनी कहानी बदलने के लिए एक विषय समझें। दोस्तों मैं आपसे डिस्कस कर देना चाहता हूँ, आप देखें कि जो आपकी प्रश्न है मॉडर्न इंडिया मतलब हिस्ट्री के, वो लगातार दर साल देखिए 2015 में अगर आप देखेंगे और 2016 में देखेंगे, 2017 में देखेंगे, 2018 में देखेंगे, लगातार आप देखेंगे इनके क्वेश्चंस आते ही रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे इनके प्रश्न लगभग अगर मैं आपसे कह दूँ तो मैंने आपसे जो कहा था 19 से लेकर के 23 के आंकड़े का हमेशा अटैचमेंट इनके साथ बना रहता है, मतलब 19 से लेकर 23 प्रश्न आपके लिए हर साल प्रीलिम्स के एग्जाम में आता रहता है। दोस्तों इतिहास विषय अपने आप में बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि बहुत रटने वाला विषय है, बहुत ज़्यादा फैक्ट है ना, बहुत ज़्यादा डेट है, ठीक है, बहुत सारा डाटा है, ठीक है, कैसे प्रिपेयर करेंगे हम, इन्हें याद नहीं रहता है। दोस्तों अगर आपसे बता दिया जाए कि आपके बचपन की कहानी, आप अपने बचपन की बातें याद रखते हैं, ठीक है, किसी फिल्म की बातें याद रखते हैं, ठीक है, फिल्म की स्टोरी आपको याद रहती है, कोई कहानी आपको याद रहती है,
ठीक है। तो आप सिर्फ अपने विषय को इस तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए कि इतिहास भी क्या है, किसी पुरानी कहानी का पन्ना है, किसी फिल्म जैसी स्टोरी का हिस्सा है, किसी कहानी का रूपांतरण है। तो ऐसी स्थिति में जब आप इनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा दोस्तों। अगर आप एंशिएंट इंडिया में आपको ये क्लियर नहीं है कि एंशिएंट इंडिया का रोटेशन कहाँ से कहाँ तक है, मेडिवल का रोटेशन कहाँ से कहाँ तक है, मॉडर्न कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब है कि आपका बेसिक नॉलेज बहुत वीक है। इसके लिए आप सभी को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होगी। तो मैं चाहता हूँ आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस बात को से परिचित रहे कि आपको किन किन विषयों पर विशेष फोकस करना है। दोस्तों मैं आपसे बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि कुछ एकाध किताबों से आप बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों। जैसे अगर मैं कहूँ आप सभी से तो आप प्राचीन भारत के लिए ये किताब बेस्ट है, अपने आप में कहा जाए तो इज द बेस्ट बुक ऑफ फॉर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। आर.एस. शर्मा की जो किताब है आप देखेंगे, आर.एस. शर्मा की जो किताब है वो आपकी बेहतरीन है। एनसीईआरटी जो आपकी 11th की एनसीईआरटी है उसे अगर आप पढ़ते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों मैं आपके साथ इस बात के लिए दावा करता हूं कि आप अपने पुराने आए हुए प्रश्नों को खोल करके देख लीजिए, कतई आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। तो इसलिए बिना किसी दबाव के बेझिझक आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और एक किताब आपको कोई कितना भी कहे उसके बाद आप सभी अपने नोट्स बनाएं, कुछ एक आध टीचर को फॉलो करें, ठीक है, जो बेहतर आपको समझ में आते हों, जिनकी लैंग्वेज, जिनकी पढ़ाने की स्टाइल्स आप सभी को अच्छी लगती हो, आप उन्हें एक टीचर को फॉलो करिए और एक बुक को फॉलो करिए दोस्तों। फिर लगातार आप इस पर लगे रहिए, देखिए आपको कितना समझ में आने लगेगा और कितना मजा आने लगेगा। क्योंकि जब तक अपने विषय में आपको आनंद नहीं आता तब तक आपको वह विषय बहुत ही बोझिल लगता है, तो आपको बोझिल भाव से अपने विषय की तैयारी नहीं करनी है दोस्तों। अगर मैं मध्यकाल की बात करता हूं तो मध्यकाल में सतीश चंद्र की एक पुस्तक आती है जहां राजनीतिक, समाज और सांस्कृतिक इतिहास की बात होती है। ध्यान रखिए, अगर मैं आपसे चर्चा करता हूं मध्यकालीन भारत की तो मध्यकालीन भारत में कतई राजनीतिक इतिहास से प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है, उनके राजनीति, समाज और संस्कृति से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको यह पुस्तक एकमात्र, अगर आप इसे देखेंगे तो यह ओरिएंटल ब्लैकशॉन से भी मिलती है और एनसीईआरटी से रिलेटेड भी है। तो आप इसे किसी भी पब्लिकेशन या एनसीईआरटी से आप इसे ले सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि गारंटी है इस बात की कि मेडिवल से आया हुआ हर प्रश्न आपको यहाँ पे उसकी लाइनें दिख जाएंगी, उसकी लाइन बाय लाइन दिख जाएगी। तो एक किताब पे भरोसा करें और अपने विषय को पूरी तरीके से तैयार करें दोस्तों। अपना विषय कमज़ोर ना करें यह मान करके कि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपकी रुचि नहीं है दोस्तों। रुचि का विषय आईएएस नहीं है, ठीक है ना। आईएएस का विषय समर्पण का है, आपके अंदर समर्पण का भाव होगा। जो आपको अच्छा नहीं लगता है उसे भी पूरा करना होगा, आपको जो कठिन लगता है उसे भी सरल करना होगा, और जो सरल है उसे बार बार अभ्यास करना होगा जिससे वह आपके एग्जाम में काम आ सके। तो आप सभी बहुत लगातार प्रयत्न करेंगे तब अपनी सफलता को आप सुनिश्चित कर पाएंगे दोस्तों। मैं मॉडर्न इंडिया की अगर बात करूं तो एक प्रचलित बुक है, आप सभी के घरों में एकदम बाइबिल, भगवत गीता, कुरान जैसी पड़ी रहती है, बिपिन चंद्र की किताब आधुनिक भारत का इतिहास। बिल्कुल मैं इस बात का समर्थन करता हूं। बहुत सारे लोग शुरुआती दौर में स्पेक्ट्रम पढ़ना शुरू कर देते हैं दोस्तों, पढ़िए, मैं स्पेक्ट्रम के लिए मना नहीं करता। स्पेक्ट्रम बहुत ही शानदार पुस्तक है जिसमें सार संग्रह, तथ्यों का संग्रह बहुत ही व्यवस्थित किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पूरे भी जो कंटेंट है, जो आपका मॉडर्न इंडिया है, अगर आपको उसकी स्टोरी नहीं पता होगी, आपको उसकी कंटेंट के बारे में फिर क्लियर नॉलेज नहीं हो सकता है दोस्तों। जो बिपिन चंद्र जी की किताब है वो एक तरीके से नॉवेल बेसिस लिखी गई है, उपन्यास की तरीके से लिखी गई है। तो जब आप इसे पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन चला जाता है, आपके दिमाग में एक थॉट चला जाता है। फिर उसी थॉट को जब आप टैली करते हैं स्पेक्ट्रम की बुक से तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब पहली बार आप नोट्स बनाना शुरू कर देंगे, जैसे आप वनडे की एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चों के रूम में आपका लूसेंट होता है, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, भले आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पढ़ लीजिए कि आपको लूसेंट की लाइन बाय लाइनें तैयार हैं। लेकिन जब आप उसे कॉन्सेप्ट से पढ़ लेते हैं, आपकी संकल्पनात्मक क्षमता जब बहुत बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में फिर आपकी कॉन्सेप्ट तैयार हो जाने के बाद डेट, डाटा, फैक्ट्स आपके सब बहुत अच्छी तरीके से तैयार होने लगते हैं दोस्तों। तो आप सभी को यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को तैयार करना होगा। तो आप पढ़ेंगे पहले बिपिन चंद्र, फिर पढ़ेंगे आप स्पेक्ट्रम। तो दोस्तों अब देखिए एक बेहतरीन किताब है आप सभी के आर्ट एंड कल्चर के लिए मिस्टर नितिन सिंघानिया जी का
जो टाटा मैग्रा मतलब मैग्रा हिल से आती है। तो आप देखें नितिन सिंघानिया की किताब अगर माना जाए वो बेस्ट बुक मानी जाती है। अभी के समय में अगर आर्ट एंड कल्चर के लिए माना जाए तो हर घर में, हर स्टूडेंट में के पास में ये बुक्स आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि सबसे पहले एन इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन आर्ट आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी पढ़िए, फाइन आर्ट, राइट है ना, आपको बारीकियां समझ में आएंगी। नितिन सिंघानिया जी की किताब में जो लिखा गया है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, लेकिन देखा जाए तो कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ कमियां हैं। तो कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग अगर एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं फिर नितिन सिंघानिया जी की किताब को पढ़ते हैं तो मुझे लगता है आर्ट एंड कल्चर आपके लिए सरल हो जाएगा। आप कहते होंगे 4 क्वेश्चन आता है सर, 1 क्वेश्चन मेंस में आता है, उसके लिए इतनी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत क्या है? तो मित्र डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मोटी पतली किताबों से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये दिमाग का भ्रम है, आप इसे निकाल दें। आप किस डायरेक्शन में जाकर के अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं, क्या किस कंपटीशन को में कौन सी बुक का सहारा लेते हैं, अगर आप उसे अच्छी तरीके से नहीं एनालाइज करते हैं तो फिर आप समझ लीजिए ये आपके लिए समस्या है और ये समस्या फिर आपको एक नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों पहले तैयार रहिए कि हमें पहले क्या पढ़ना है, फर्स्ट स्टेप में क्या पढ़ना है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम होइए चाहे हिंदी मीडियम होइए, फर्स्ट एंड ऑल आप एनसीईआरटी पढ़ें, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्ट पार्ट 1 फाइन आर्ट पढ़ें, देन आफ्टर आप एनसीईआरटी आप नितिन सिंघानिया की किताब पढ़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर आपके लिए बेहतर किताब, बेहतर प्लेटफॉर्म मान लिया जाएगा कि आपने एक अच्छी तरीके से तैयारी कर ली है। दोस्तों अब हम लोग अगर देखते हैं कि हम लोग अगर देखें कि एंशिएंट इंडिया के लिए बेहतरीन टॉपिक क्या क्या है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री फॉर यूपीएससी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सोसाइटी एंड रिलीजन, आर्यन सिविलाइजेशन, ऑरिजिन के बारे में पढ़ना है इनकी, क्योंकि बहुत सारा विवाद है इनके बारे में, बहुत सारा मतभेद है कि इन्हें किस मूल से जोड़ा जाए, किस वंश से जोड़ा जाए, ठीक है, इनका उद्गम कहाँ हुआ था, तो ऐसे प्रश्न है। रिलीजियस मूवमेंट, जैनिज्म है, मौर्य एम्पायर है, अबाउट द अशोकास डिटेल, अशोक के बारे में आपको बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ता है, सेंट्रल एशियन कंटेंट है ना, कॉन्ट्रैक्ट है ना, एंड देयर रूल रिजल्ट्स, ठीक है, इंडो ग्रीक्स, पर्शियंस जो भी आए, ठीक है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना होता है। संगम साहित्य आपके लिए इतिहास में प्रीलिम्स में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गुप्ताज पीरियड है और पोस्ट गुप्ताज पीरियड है। दोस्तों इसको मैंने एक्सप्लेन किया है कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे। जैसे हम बोलते हैं अगर आपको प्रीलिम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक निकालना है प्रीलिम्स के लिए एंशिएंट का, तो मैं मानता हूँ प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका शुरू होता है एंशिएंट में रिलीजियस मूवमेंट से, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म है ना, अबाउट द महावीर एंड टीचिंग्स है ना, काउंसिल्स, इंपॉर्टेंट बुक्स, कॉजेज एंड द डिक्लाइन, ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे उठा के पढ़ने होते हैं जैनिज्म में। अगर ये 3 पॉइंट्स अगर आपके तैयार होते हैं तो बेहतरीन तरीके से आप इस पूरे कोर्स को एनालाइज कर सकते हैं। आप अपने कोर्स जो एंशिएंट इंडिया की तैयारी है उसे मात्र 10 से 12 दिन के अंदर तैयार कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आप साल भर फ्री रहिए, आप आराम से अपने एग्जाम को अटेंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको किस पोर्शन में ज़्यादा पढ़ना है और किस पोर्शन को आपको इग्नोर करना है। तो आप देखेंगे जो रिलीजियस मूवमेंट इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एंड द फर्स्ट टॉपिक इज फॉर प्रीलिम्स एज अ जैनिज्म अबाउट महावीर टीचिंग्स, काउंसिल्स, इंपॉर्टेंस बुक्स, काजेज ऑफ द डिक्लाइन, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। एंड देन सेकेंड इज बुद्धिज्म टीचिंग्स, councils, important books, causes of the decline is the same thoughts of है ना एज अ जैनिज्म। तो आप सभी को जैनिज्म और बुद्धिज्म में इन पॉइंट्स को आपको बहुत ही क्या करना है, हाईलाइटेड करना है, इन्हें बहुत ही एनर्जी के साथ पढ़ना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन पेपर इस पर प्रैक्टिस करने हैं। मैं आप सभी का लर्निंग ऐप पे इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं वहाँ जुड़ना तो आप सभी जुड़ सकते हैं मेरे लर्निंग ऐप से 3 से 5। मेरा नाम है मयंक द्विवेदी, तो आप सभी मयंक द्विवेदी के साथ में जुड़ सकते हैं 3 से 5 के इस बैच में दोस्तों। एंड सेकेंड थॉट्स कि साउथ इंडियन हिस्ट्री है, संगम एज है, सातवाहन है, चोलाज हैं, पल्लवाज हैं, पल्लव्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स हैं। तो आप देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें अगर आप इसे तैयार करते हैं तब दोस्तों जाकर के आपका एंशिएंट में तैयार होता है। और आपको अगर बता दिया जाए तो दोस्तों ये मैक्सिमम 3 डेज में आप तैयार कर सकते हैं इनटू 3 आवर्स, ठीक है। अगर 3 दिन आप पढ़ते हैं, कुल मिला के 10 से 12 घंटे अगर आप ईमानदारी से पढ़ लेते हैं ये टॉपिक तैयार हो जाते हैं आपके। अगर आप इस तरीके से शेड्यूल प्लान नहीं करोगे, अगर इस तरीके से आप प्लानिंग नहीं करोगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा,
आप बोझिल हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं हो पाएगा दोस्तों। देखिए, गुप्ताज एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्टिकल्स एंड द आर्किटेक्चर, सोशल डेवलपमेंट, राइट है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन गुप्ताज एम्पायर। दोस्तों अगर आप देखिए यहाँ पे हमने आपसे क्या कहा, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन पढ़ना है, प्रशासन पढ़ना। पॉलिटिकल्स में तो आप ध्यान रखिए, आपको जैसे चंद्रगुप्त प्रथम है, फिर आपका समुद्रगुप्त है, फिर आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, ये स्टार ऑफ द किंग इन दिस एरा। एंड सेकेंड आपका है स्कंदगुप्त एंड कुमारगुप्त। ओनली 5 इंपॉर्टेंट एम्परर इन गुप्ताज एम्पायर, ठीक है। तो अगर आप इन्हें पढ़ते हैं बेहतर तरीके से तो आप इसे तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने आप को क्या कर सकते हैं, एक रिलैक्स कर सकते हैं कि आपको कैसे प्रिपरेशंस करनी है अपने पूरे टॉपिक की। पोस्ट गुप्ताज पीरियड में हर्ष डिटेल अर्थात कन्नौज राजधानी के बारे में आपको पढ़ना है ना। ये पुष्यभूति है, पुष्यभूति वंश है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ता है। एंड फेंडल सिस्टम, इनके समय में शुरू हुआ जो फेंडल सिस्टम था, आपको उसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होता है दोस्तों। फिर आप देखेंगे ये एंशियंट की मात्र इतने टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो मैं आपको दावा करता हूँ कि आपके जो 2 या 3 प्रश्न आते हैं, 3 या 5 प्रश्न जो मान के चलिए जो आते हैं, वो आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, कोई भी डाउट आपको नहीं आने वाला है। अब दोस्तों अगर सेकेंड हम लोग देखें तो मध्यकालीन भारत की बात अगर हम लोग करें, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री फॉर यूपीएससी, तो देन फर्स्ट इज क्या है, तुर्कीज इन्वेशंस, ठीक है, तुर्की आक्रमण या तुर्की आगमन आप पढ़ सकते हैं। इसमें आप देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है। देखिए फर्स्ट चीज है सुबुक्तगिन, फिर आपको है गजनवी, फिर कौन है, गौरी, फिर आपका शुरू हो जाता है दिल्ली सल्तनत। तो दिस इज द 3 इंपॉर्टेंट सुल्तान। ये 3 महत्वपूर्ण सुल्तान हैं जिनके बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए, राइट है ना। तो आपको यहां पढ़ना पड़ेगा 3 सुल्तान के बारे में। तो दिल्ली सुल्तान के बारे में अगर हम देखें तो रूलर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस इज द फर्स्ट, ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, है ना, आपका सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपको जो मैंने बता दिया। सबको नहीं पढ़ना है, सबको बिल्कुल नहीं पढ़ना है दोस्तों। अगर आपको देखिए तो ऐबक है, इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज तुगलक है, सिकंदर लोदी एंड इब्राहिम लोदी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द दिल्ली सल्तनत। एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंपॉर्टेंट टर्म, it is the point, important term just as like वजीर, दीवाने कोही, दीवाने मुक्त खराज, तो what is the actual meaning and what is the department of दीवाने कोही, ठीक है। एंड आर्ट एंड कल्चर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर दिल्ली सल्तनत। आर्ट एंड कल्चर अगर आप देखेंगे तो आप सभी को इसे तैयार करना होता है, आप सभी को प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो आर्ट, जो भवन बने, ठीक है, जो किले बने या जो मस्जिदें बनी, ठीक है, उनमें किस आर्ट, किस कल्चर का प्रयोग किया गया है। क्या यह पूरी तरीके से इस्लामिक कल्चर का एक नया कल्चर था या इंडो इस्लामिक कल्चर का प्रयोग किया गया, तो इसमें क्या भारतीय रहा और क्या इस्लामिक रहा, इन चीज़ों के बीच में आपको एक इम्पोर्टेंस पहचाननी पड़ती है, आपको एक इम्पोर्टेंट
डिफरेंस देखना पड़ता है, तो आप सभी को इसके लिए तैयार रहना होगा, आप सभी को ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिल्ली सल्तनत था। देन सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज विजयनगर एम्पायर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन विजयनगर एम्पायर कृष्णदेवराय, जो आपका तुलुप वंश है ना, आपका संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुप वंश और अराविड वंश, which is the 4 parts of विजयनगर एम्पायर्स, ठीक है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज तुलुप वंश, तुलुप वंश है ना, और तुलुप वंश का सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था वो कृष्णदेव राय था। तो एंड इंपॉर्टेंट टेम्पल्स एंड बुक्स, अमुक्तमाल्याद पुस्तक किसने लिखी, अमुक्तमाल्याद पुस्तक में क्या लिखा गया, इन सब सारी बातों को थोड़ा सा डिटेल करके आप सभी को देखना पड़ता है। तो आप अगर इस दो टॉपिक को फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, आप एक हेडिंग डालते हैं कृष्णदेवराय इन डिटेल्स, ठीक है। देन आफ्टर यू विल डिस्क्राइब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कृष्णदेवराय, है ना, हु इज द विक्ट्री, ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट बुक्स, हु इज द कोर्टियर्स इन द टाइम ऑफ कृष्णदेवराय, ठीक है, क्या क्या रहा इसके समय शासनकाल में, तो आप इसे अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड लास्ट मुगल, ठीक है। तो मुगल बाबर वार्स आप देखेंगे, बाबर के युद्ध देखेंगे, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध 1526, 1527, 28 एंड 30। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट वार ऑफ बाबर्स, राइट है ना। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें, एंड नेक्स्ट इज अकबर्स डिटेल, हमने आपको बीच में देखिए हुमायूं, शेषासुरी, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा आपको मैंने बीच में ब्लैंक किया, क्योंकि यहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, उसके आर्किटेक्चर से प्रश्न आते हैं, बट अकबर डिटेल्स आते हैं, क्योंकि अकबर की रिलीजियस पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, विक्ट्री, ठीक है, विजय मतलब धार्मिक, सामाजिक, और उसकी विजय से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, है ना। देन जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब डिटेल्स ये आपसे पूछे जाते हैं राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, मुगल काल का प्रशासन कैसा रहा, उसके बारे में आपको क्रमिक जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों कल मतलब 25 को आप सभी 8 बजे सुबह देख सकते हैं मेरी वीडियो दिल्ली प्रशासन, ठीक है। देन नेक्स्ट मुगल काल आपका शुरू हो जाएगा, तो आप सभी मेरी वीडियोस की प्लेलिस्ट से आप सभी क्लियर कर सकते हैं अपने इन टॉपिक को। सोसाइटी, काजेज ऑफ द डिक्लाइन, ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स, ऑथर्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स, मुगल काल में का डिक्लाइन कैसे हुआ, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी रही, कौन कौन से राइटर्स ने किताबें लिखी, जैसे मैं आपसे पूछूं बाबरनामा किसने लिखा, बाबरनामा में क्या लिखा गया, ऐसे बहुत सारे मोर देन इंफॉर्मेशंस आपको रिलेटेड ऑन बुक्स होनी चाहिए। तो आर्ट एंड कल्चर्स एंड आर्किटेक्चर्स आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए इस पूरे टॉपिक का, तो आप सभी यहाँ से ज़रूर देखेंगे। और दोस्तों ये सारे टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स के लिए तैयार कैसे करना है। तो आप सभी अगर 2021 की तैयारी करते हैं तो आप सभी को तैयार करना होगा एक बेहतरीन कोर्स जो आपका इतिहास से कवर हो सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फॉर यूपीएससी। दोस्तों आधुनिक भारत की तैयारी हम कैसे करेंगे, या किन किन टॉपिक में हमें आधुनिक भारत में हमें क्या पढ़ना चाहिए। आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर आपसे कहें तो आधुनिक भारत में आप सभी को मराठास के बारे में पढ़ना चाहिए।
शिवाजी इन डिटेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, पेशवा एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो छत्रपति एंड पेशवा, ठीक है। अगर देखा जाए शिवाजी के बारे में, शिवाजी की विजय, युद्ध नीति, कर प्रणाली, सैन्य व्यवस्था एंड प्रशासन, अस्त्र प्रधान, युद्ध विजय, गुरिल्ला युद्ध, टैक्सेशन में चौथ, सरदेशमुखी, ठीक है। तो आपको इस तरीके की जितने भी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको बहुत क्लियर रहा, मनसबदारी जैसे मैं उनके बारे में कहूँ तो इनका क्या रोल रहा है, जात सवार जैसी व्यवस्थाएं इनके समय में भी चलती थी, तो क्या अंतर है मुगल काल और इनमें, तो बेसिकली इन सब सारी बातों को हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वो तभी कर सकते हैं जब आप सभी इसे अच्छी तरीके से एकदम क्लियरिटी के साथ आप पॉइंट टू पॉइंट करते हुए इसे बहुत ही स्लो सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तब अगर बहुत जल्दीबाजी करेंगे तो आपको एक बार नहीं, एक बार से कई बार में इस नॉलेज को लेना पड़ेगा। तो मेरा मानना है धीरे धीरे ही सही, लेकिन मजबूती के साथ आगे बढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम सभी आपके लिए आप यहाँ पे दे रहे हैं कि आप सभी को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो आप देखिए, यूरोपियंस के जो भारत में आगमन हुआ, यूरोपियों का भारत में आगमन आप देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी लेनी है। इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन इंडिया, वारेन हेस्टिंग, कार्नवालिस, वेलेजली, विलियम बेंटिंग, ठीक है, डलहौजी, लिटन, रिपन्स, कर्जन एंड माउंटबेटन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वायसराय एंड गवर्नर जनरल इन इंडिया, राइट है ना, इन टाइम ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। तो आप सभी को ये चीजें ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना किन है। जैसे आप चलिए वारेन हेस्टिंग के बारे में आप देखें तो वारेन हेस्टिंग इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कार्नवालिस, he was the great administrator. Wellesley, he was great diplomatic personality. William Bentinck, he was very liberal. Dalhousie, he was very great and brave soldiers and viceroy. Lytton, he was very hard. Ripon, he was very liberal. And Curzon, he was very diplomatic. And Mountbatten, he was very diplomatic and liberal for Indian state, ठीक है। तो इस तरीके से सबकी स्पेशल नेचर है, उस नेचर को अगर आप जस्टिफाई करोगे, उस नेचर को अगर आप क्लियर करोगे, तो जाकर के आप फिर अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हो, अच्छी तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। सोशल एंड द कल्चरल डेवलपमेंट्स अवेकिंग, जो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास रहा इनके टाइम पीरियड में, उन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। हमारे आर्किटेक्चर में क्या चेंजेस है, हमारे कलाकृतियों में क्या चेंजेस है, हमारे थॉट में क्या चेंजेस है, हम किस तरीके से और कौन सी नई विधाओं का प्रयोग हमने करना सीख लिया, तो इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। और रिफॉर्म्स मूवमेंट, समाज सुधार मूवमेंट आप देखेंगे तो इट्स डिटेल, है ना, फाउंडर एंड बुक। जैसे आपसे कहा जाता है प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, वेद समाज, आर्य समाज, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, शिशु हत्या, दास प्रथा, ठीक है। तो ये सारी जो कुप्रथाएं थी, इनका अंत कैसे हुआ और ये समाज कैसे डेवलप हुए, इनका उद्देश्य क्या रहा, इन सब सारे विषयों में आपको बहुत ही क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियर होती है दोस्तों, तो आप सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से अपने प्रीलिम्स की तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, 1857 का रिवोल्ट अगला टॉपिक है दोस्तों। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, नॉट अबाउट द इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट, इम्पोर्टेंट काजेज, इमीडिएट कॉजेज, है ना। डोंट थिंक अबाउट शॉर्टकट इन दिस टॉपिक। आप सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से इस टॉपिक को एनालाइज करना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से इसे पढ़ना चाहिए, जिससे आपको क्लियर वे में इसका उत्तर देने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि हमेशा हर बार एक प्रश्न इससे रहता है। तो इंडियन
द फर्स्ट इंडियन रिवोल्ट 1857 इन डिटेल्स। आपको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको इसे पढ़ना होता है, बहुत ही मजबूती से आपको पढ़ना होता है, तब जाकर के आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। एंड फ्रीडम स्ट्रगल इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, है ना। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना से द फर्स्ट थॉट डफरिन, डफरिन के दिमाग की उपज, एओ ह्यूम, फादर ऑफ कांग्रेस, इन लोगों ने सोचा द सेफ्टी वाल्व पॉलिसी, सेफ्टी वाल्व की पॉलिसी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के लिए सोचा। लेकिन अगर हम देखें तो भारतीयों के लिए बहुत तड़ित चालक हो गए, मोलिबिडनम का प्रयोग कर देता है, एकदम फास्ट हो जाता है उसे, और ज़्यादा राष्ट्रवाद में एनर्जी आ जाती है इससे। मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट, उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा, पार्टीशंस रोल ऑफ बंगाल एंड सूरत स्प्लिट, बंगाल विभाजन और सूरत में कांग्रेस का विभाजन जैसे मुद्दे, मुस्लिम लीग, लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट, मिंटो मार्ले एंड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ये इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। ये सही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा हर बार में आने वाले प्रश्नों जैसा टॉपिक है, तो अगर आप इन्हें इग्नोर करते हैं तो आपको दिक्कत होगी। और एक सबसे अच्छी बात, इन्हें आप क्वेश्चन के फॉर्मेशन में लेके जाइए। आप ऐसा नहीं कि रीडिंग कर लीजिए, आप वन टाइम रीडिंग आपने कर लिया, आपको लगने लगा कि नहीं इट इज़ परफेक्ट, नॉट। आप इन्हें क्वेश्चन की फॉर्मेशन में ले जाइए। मैंने आप सभी को क्वेश्चन कराया है मॉडर्न इंडिया पे, आप सभी पूरा चैप्टर वाइज मॉडर्न इंडिया के मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, आप लर्निंग ऐप पे जाकर के आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इंडियन गांधीयन एरा अगर हम देखें, हिज एक्सपेरिमेंट्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, गांधी इरविन पैक्ट, अगस्त ऑफर, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन एंड पार्टीशन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन बिकॉज अगर देखा जाए इससे ही सबसे ज़्यादा लगभग 10 to 12 प्रश्न हमेशा इससे आते हैं। पिछले साल कम आया है, लेकिन अगर हम लोग औसत देखें तो लगातार इस एरिया से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ये कैसे होगा? जब आप इसे टारगेट बनाएंगे कि आई हैव ओनली 10 days फॉर गांधी एरा, 10 दिन 3 घंटे, ओनली 30 आवर, है ना, नॉट अबाउट अबव देन, इससे कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा इसके बारे में और कुछ नहीं सोचेंगे। 30 घंटे में आपको गांधी एरा पढ़ना है, डेडिकेटेड होकर के। अगर आप पर डे 3 घंटा आप इसे एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आपके पास बेहतर एग्जाम एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर इस 30 घंटे में पढ़े हुए नॉलेज को 10 आवर में रिवाइज करिए, फिर आप इसे मैक्सिमम 2 आवर में आप इसे रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। तो कुल मिला के कहा जाए तो 42 आवर्स यू हैव ओनली फॉर द टॉपिक। और आप प्रीलिम्स के 10 से 12 क्वेश्चन और मेंस के तकरीबन 50 से 60 नंबर के क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके यूपीएससी एग्जाम में। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, आप इसे प्रिपेयर करते हैं, आप इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि आप बड़ी बड़ी किताबों में से आने वाले कुछ प्रश्नों से कम सामग्री में बेहतर मार्क्स ले आ सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये टॉपिक आप सभी के लिए दोस्तों। मैं बार बार यहाँ आपको समझाऊंगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इनके बारे में ले, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है तो क्यों हुआ, क्या उद्देश्य थे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसकी घोषणा हुई, इनका क्या मैनिफेस्टो था, इसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी जो किताबों में अच्छी तरीके से लिखी गई हैं। विपिन चंद्रा की किताब या स्पेक्ट्रम आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली हमें पढ़ना कैसे चाहिए। वैसे ही सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में, क्यों हुआ, कब हुआ, किस कांग्रेस अधिवेशन में इसे प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया गया और इसका इम्पैक्ट क्या रहा, ये किस किस एरिया में फैला, उसका प्रभाव क्या रहा, इसे समाप्त क्यों किया गया, गांधी इरविन समझौते में क्या क्या समझौते हुए, उस समझौते का प्रभाव क्या हुआ, अगस्त ऑफर क्यों आया, क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों आया, इसमें नेताओं की क्या भूमिका रही, अंग्रेजों का क्या दबाव रहा,
यह सबसे भारत का सफल आंदोलन कैसे साबित हुआ, आज़ादी की राष्ट्रवाद की बातें यहाँ क्यों सबसे ज़्यादा स्थायी दिखी, क्रिप्स मिशन किस लिए आया, क्यों आया, क्या देना चाहता था, किस लिए इसके इग्नोर किया गया, ये सारी बातें अपने दिमाग में रख करके आपको जवाब देना होता है। वही सेम बातें कैबिनेट कमेटी के बारे में भी और पार्टीशन के बारे में भी आपको देख के चलना होता है। पार्टीशन पे सहमति किसकी थी और असहमति किसकी थी, पार्टीशन हुआ क्या था और किया किसने था, किस एग्रीमेंट के थ्रू ये चीज़ें हुई थी, किस अमेंडमेंट के थ्रू ये चीज़ें हुई थी, किस कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्मेशन के अंतर्गत इसे रखा गया। तो आप सभी इन चीज़ों को अगर आप बहुत ही क्लियर अच्छी तरीके से जानते रहेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में दोस्तों अगर हम कहें कि कांग्रेस मीटिंग्स एंड हिज रेसोल्यूशंस, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि कितनी कांग्रेस मीटिंग हुई। जैसे अगर हम आपसे कहें 1885 में, है ना, फिर उसके बाद कहें 1886 में, फिर 1887 में, 1888 में, तो आप देखिए यहाँ ये कलकत्ता, ये मुंबई में हुई, है ना। यूसी बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे, ठीक है। फिर यहाँ दादा भाई नौरोजी रहे, इन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कर दी। यहाँ बदरुद्दीन तैयब जी रहे जो पहले मुसलमान थे, और यहाँ आप देखेंगे पहले इलाहाबाद में हुआ जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष रहा जॉर्ज यूल। तो इसी तरीके से इंपॉर्टेंट आप देखते जाएंगे। जैसे आप मान के चलिए 1901 में गांधी जी आए थे, फिर आप देखें 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, फिर 1911 में आप देखिए कहाँ हुआ था, 1915 में देखिए कहाँ हुआ था। तो इस तरीके से लगातार जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन से मीटिंग है उनमें जो डिस्कशन किया गया उसके बारे में आपको चर्चा करनी होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके प्रेसिडेंट एंड प्लेसेस को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से सीधे प्रश्न आपके बन जाते हैं दोस्तों। तो आप सभी को इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट के बारे में अगर हम देखना है तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बंगाल, महाराष्ट्र एंड सम अदर प्लेसेस, जैसे चटगांव हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हो गए, यहाँ पे इनके क्या रोल्स रहे, कौन इनके लीडर्स रहे, इनका क्या मोटिव्स था, इनका क्या मैनिफेस्टो था, ये कहाँ तक सफल हुए, क्या ये वास्तविकता में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, क्या ये सही था या गलत था, प्रमुख नेताओं के क्या थॉट्स थे, ये किस तरीके से काम करना चाहते थे। मिनी मोर इन्फॉर्मेशन फॉर द टॉपिक। आप सभी के पास जब इतना एनालिटिकल एनालिसिस होगा तो आप सभी डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाएंगे दोस्तों। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक ऐसे ही सॉल्व करना है और बिना हिस्ट्री के आपका प्रीलिम्स या मेंस होना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कम मार्क्स आपके आ जाते हैं दोस्तों। एंड लास्ट इज सुभाष चंद्र बोस, है ना, एंड इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्मेशन इन डिटेल्स, है ना। तो आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कशन करना होता है दोस्तों इनके बारे में। फिर मैं अगले सीक्वेंस में जब आऊँगा तो मेन सिलेबस ऑफ हिस्ट्री, क्वेश्चन पेपर ऑफ हिस्ट्री, है ना, द सिविल सर्विसेज एग्जाम बुक्स लिस्ट एंड हिस्ट्री, इन सब सारे बातों में आप सभी से चर्चा करूँगा कि मेंस के लिए आप सभी क्या करें। तो अभी दोस्तों आप सभी ध्यान रखिए, अगर आप इसे पढ़ते हैं, जितना मैंने आप सभी को इन्फॉर्म किया, तो आप सभी के प्रीलिम्स की तैयारी बहुत ही शानदार हो जाती है और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल हो जाती है। तो आप सभी को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़ें, जल्दी सफल हो जाएं और अपनी उम्मीदों पे खरे उतरें। थैंक यू वेरी मच। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू वेरी मच।